नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम IC 38 बुक का अध्याय 5 डिस्कस करेंगे, जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत। इस अध्याय में हम बीमा अनुबंध के बारे में जानेंगे, कानूनी पहलू और बीमा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है बीमा अनुबंध। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीमा एक तरह का अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी के बीच में एक तरह का अनुबंध है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। बीमा में अनुबंधात्मक समझौता शामिल होता है, जिसमें बीमाकर्ता मतलब बीमा कंपनी प्रीमियम के रूप में दिए जाने वाले मूल्य या प्रतिफल कुछ विशिष्ट जोखिमों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत होता है। अनुबंधात्मक समझौता बीमा पॉलिसी के रूप में होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, यह एक बीमा संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रस्तावक जो पॉलिसी होल्डर होता है, प्रस्तावक एवं बीमा कंपनी के बीच में। अब आगे हम बीमा अनुबंध के कानूनी पहलू के बारे में जानेंगे, उसकी कुछ विशेषताओं पर विचार करेंगे। उसके बाद उन कानूनी सिद्धांतों पर विचार करेंगे जो सामान्य रूप से बीमा अनुबंध को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि अनुबंध द्वारा लागू करने योग्य दो पक्षों के बीच में किया जाने वाला समझौता भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधान भारत में बीमा अनुबंध सहित सभी संविदाओं को नियंत्रित करता है। मतलब जितना भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, चूँकि बीमा भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सारा जो है ये भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधान के तहत भारत में बीमा अनुबंध भी नियंत्रित होता है। बीमा पॉलिसी दो पक्षों यानी बीमाकर्ता मतलब कि कंपनी कहे जाने वाले कंपनी और बीमित उन्हें कहते हैं जो कि पॉलिसी धारक होता है, के बीच में एक अनुबंध है। यह भारतीय अनुबंध 1872 में उल्लेखित आवश्यकताओं को पूरा करती है। अब आगे हम वैध कानूनी अनुबंध के तत्व के बारे में जानेंगे। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसके तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहला है प्रस्ताव और स्वीकृति, मतलब कि प्रपोजल। जैसे अगर कोई आदमी बीमा लेने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म भरता है और बीमा कंपनी का अधिकारी उसे स्वीकृत करता है। प्रतिफल जो बीमा कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है उसके एवज में उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, उसे प्रतिफल बोला जाता है। पक्षों के बीच में समझौता, दोनों पक्षों के बीच में जो म्यूचुअल समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट। स्वतंत्र सहमति, दोनों पक्षों की सहमति स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी एजेंट या कंपनी बीमा धारक पे, पॉलिसी धारक पे दबाव बना करके समझौता नहीं कर सकता है। दोनों का सहमति होना चाहिए, कंपनी का भी सहमति होना चाहिए, पॉलिसी होल्डर का भी सहमति होना चाहिए। पक्षों की क्षमता, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पक्ष उपयुक्त है कि नहीं, वो सक्षम है कि नहीं, नाबालिग तो नहीं है, इस तरह से ये पक्षों की क्षमता होती है। उसके बाद वैधता, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कानूनी रूप से वैध है कि नहीं है। भारत के जो कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम है 1872 उसके तहत वैध है या नहीं। अब वैध कानूनी अनुबंध के पहला तत्व जो प्रस्ताव और स्वीकृति है उसके बारे में जानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करने या कुछ करने से बचने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है तो इस प्रकार के कार्य की सहमति के लिए कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव रखा है। मतलब कि आपके सामने कोई एक प्रपोजल रखता है, आमतौर पर प्रस्तावक द्वारा रखा जाता है और उसे बीमा करता उसे स्वीकार करता है। अगर कोई पॉलिसी लेना चाह रहा है पॉलिसी होल्डर, तो सबसे पहले वो प्रपोजल फॉर्म भर के देता है। क्योंकि आप रिटर्न में देने के लिए कंपनी सहूलियत के लिए प्रपोजल फॉर्म बनाती है, जो कि प्रस्तावक जो है वो प्रपोजल फॉर्म भर करके बीमा कंपनी के सामने रखता है और बीमा कंपनी उसे स्वीकार करता है, बीमाकर्ता उसे स्वीकार करता है। जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया गया है प्रस्तावक से अपनी सहमति देता है तो यह स्वीकृति मानी जाती है। इसीलिए जब प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो वह वचन हो जाता है। जैसे ही बीमा कंपनी वह प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह एक तरह का वचन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। स्वीकृति को प्रस्तावक को बताने की आवश्यकता होती है और वो जो अगर स्वीकार कर लिया, जैसे बीमा कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करता है तो वो प्रस्तावक को बताने, जो पॉलिसी लेना चाह रहा है उसको बताना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुबंध का निर्माण होता है। और बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी जनरली ये काम
पॉलिसी बॉन्ड सौंप करके करती है। जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको पॉलिसी बॉन्ड सौंपा जाता है। जब प्रस्तावक बीमा योजना की शर्तों को स्वीकार करता है और उस जमा राशि के भुगतान के द्वारा अपनी स्वीकृति दर्शाता है, जो प्रस्ताव की स्वीकृति पर प्रथम प्रीमियम में परिवर्तित हो जाता है और प्रस्ताव पॉलिसी हो जाता है। अगर कोई पहला प्रीमियम जमा कर देता है तो उसका प्रपोजल जो है वो पॉलिसी हो जाता है। जैसे आप LIC के ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहले आप प्रपोजल फॉर्म भर के देंगे और प्रपोजल फॉर्म जैसे ही अंडरराइट होगा उसके बाद ब्रांच मैनेजर उसको अंडरराइट करेंगे या फिर मैनेजर NB जो न्यू बिजनेस के मैनेजर होते हैं वो उसको अंडरराइट करेंगे। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा। पॉलिसी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक प्रपोजल नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पर आप जैसे ही अकाउंट सेक्शन में जा कर के पैसा जमा करेंगे, काउंटर पे जा करके पैसा जमा करेंगे तो उसके बाद आपको पॉलिसी नंबर जनरेट करके दिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है जैसे कि आप प्रथम प्रीमियम जमा जैसे करेंगे वो प्रस्ताव जो है पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाता है और यह पॉलिसी बॉन्ड अनुबंध का प्रमाण हो जाता है। जो पॉलिसी बॉन्ड दिया जाता है आपको कंपनी के द्वारा वो अनुबंध का प्रमाण हो जाता है। अब आगे है प्रतिफल क्या होता है। प्रतिफल, अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो उस पॉलिसी के बदले जो वो प्रीमियम पेमेंट कर रहा है उसके बदले में जो प्राप्त होने वाला है, जो वचन प्राप्त होने वाला, जो क्षतिपूर्ति के लिए बीमाकर्ता की ओर से दिया जाने वाला वचन प्रतिफल माना जाता है कि उसे कितने प्रीमियम के बदले क्या फ़ायदा मिलेगा। तीसरा है दोनों पक्षों के बीच समझौता। दोनों पक्षों को समान अर्थ पर समान वस्तु पर सहमत होना चाहिए। अन्य शब्दों में दोनों पक्ष के बीच एक ही बात पर आम सहमति होनी चाहिए। बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक दोनों को समान अर्थ में समान वस्तु पर सहमत होना चाहिए। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्वतंत्र सहमति। कोई अनुबंध करते समय स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति तब मानी जाएगी जब वह निम्न कारण से न हो। इन सब कारण में से कोई भी न हो तब वो स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। जो है दबाव, प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी तरह का, अनुचित प्रभाव, किसी दूसरे पावरफुल आदमी या बाहुबली आदमी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, गलत बयानबाजी नहीं होना चाहिए और किसी तरह की गलती नहीं होना चाहिए। तब ये सहमति जो है स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। अब स्वतंत्र सहमति के तथ्यों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि दबाव, इसमें आपराधिक साधनों के माध्यम से डाला जाने वाला दबाव शामिल है। अगर कोई भी एजेंट किसी पॉलिसी होल्डर को कोई हथियार दिखा करके पॉलिसी लेने के लिए राजी तो नहीं किया है। अनुचित प्रभाव, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर हावी होने में सक्षम हो तो वो दूसरे से अनुचित लाभ उठाने के लिए उस स्थिति का प्रयोग करेगा। कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो वो दबाव डाल करके अपना प्रभाव यूज़ करके पॉलिसी करवा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी, कोई व्यक्ति गलत विश्वास पर दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है जो ऐसी प्रस्तुति के कारण होता है जिसे सत्य नहीं मानना चाहिए। यह तथ्यों को जानबूझकर छिपावा या उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण हो सकता है। गलती, किसी के ज्ञान या विश्वास में या किसी वस्तु या घटना की व्याख्या करने में होने वाली त्रुटि, इससे अनुबंध की विषय वस्तु के बारे में किए जा रहे समझौते को समझने में गलती हो सकती है। अब कानूनी अनुबंध में हम पक्षों की क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुबंध करने वाले दोनों पक्ष अनुबंध करने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम होने चाहिए। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय पॉलिसी धारक बालिग और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसे कानूनी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। उदाहरण के लिए नाबालिग बीमा अनुबंध नहीं कर सकता। नाबालिग का बीमा अनुबंध होता है तो वो उनके प्रपोजर यानी कि उनके पेरेंट के नाम पे होता है, वही सिग्नेचर करते हैं। वैधता, अनुबंध की विषय वस्तु कानूनी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए गैर कानूनी कार्यों के लिए कोई बीमा नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी समझौता जिसकी विषय वस्तु या प्रतिफल गैर कानूनी है अमान्य है। बीमा अनुबंध की एक विषय वस्तु कानूनी विषय वस्तु होती है। अब इस लेसन का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीमा अनुबंध की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है परम सद्भाव या अटमोस्ट गुड फेथ। बीमा अनुबंध हमेशा अटमोस्ट गुड फेथ या फिर परम स्वभाव पर आधारित होता है। यह अनुबंध का एक मौलिक सिद्धांत है। यह
चरम विश्वास कहलाता है, जिसका मतलब होता है कि अनुबंध करने वाला प्रत्येक पक्ष बीमा की विषय वस्तु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं इसे जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह तथ्य जो बीमा जोखिमांकक को जोखिम को स्वीकार करना है या नहीं करना है। अगर स्वीकार करना है तो प्रीमियम की दर और नियम और शर्त का निर्णय करने के लिए लिए जाने वाले फैसले को प्रभावित करता है। आगे है महत्वपूर्ण जानकारी उसे कहते हैं जिसके आधार पर बीमाकर्ता निम्नानुसार निर्णय ले सकता है कि वे जोखिम स्वीकार करे या नहीं, मतलब किन्हीं का पॉलिसी स्वीकार करे या नहीं। यदि करे, अगर पॉलिसी स्वीकार कर रहे हैं तो प्रीमियम की दर तथा निबंधन की शर्त क्या होगी, मतलब कितना प्रीमियम होगा और उसका क्या क्या शर्त हो सकता है। परम सद्भाव का कानूनी कर्तव्य आम कानून के तहत आता है। कर्तव्य न केवल प्रस्तावक की जानकारी वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर लागू होता है, अपितु उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी लागू होता है जिसे उसे जानना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं जिन्हें प्रस्तावक को प्रस्ताव देते समय प्रकट करने की आवश्यकता है। अगर कोई प्रस्तावक जीवन बीमा लेना चाह रहा है तो उसे स्वयं का चिकित्सा इतिहास, वंशानुगत बीमारियों का पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान और शराब जैसी आदतें, कार्य से अनुपस्थिति, आयु, शौक, प्रस्तावक की आय विवरण, पूर्व में ली गई जीवन बीमा पॉलिसी, व्यवसाय आदि की वित्तीय जानकारी। अगर कोई फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा ले रहा है तो भवन का निर्माण व उसका उपयोग, भवन का निर्माण कैसे हुआ है, उसका उपयोग किस काम में हो रहा है, भवन की आयु, भवन कितना पुराना है, परिसरों में सामान की प्रकृति, किस तरह का सामान रखा हुआ है इत्यादि। अगर कोई समुद्री बीमा ले रहा है तो उसमें जो समुद्र के माध्यम से ले जाने वाला माल है उसका विवरण, पैकिंग कैसा किया गया है इसका जानकारी। और कोई मोटर बीमा ले रहा है तो वाहन का विवरण, अगर कोई बाइक का इंश्योरेंस करा रहा है तो बाइक का विवरण, जिस डेट को उसका परचेज किया गया है उसका तिथि, क्रय तिथि और ड्राइवर का विवरण जो उस बाइक को चलाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने पर बीमा अनुबंध कैसे अमान्य घोषित होता है। तो देखते हैं। डेविड ने जीवन बीमा पॉलिसी के लिए एक प्रस्ताव बनाया। पॉलिसी के लिए आवेदन करते समय वह मधुमेह से पीड़ित होकर उसकी इलाज करवाने लगा था, लेकिन डेविड ने जीवन बीमा कंपनी को इस तथ्य को नहीं बताया। डेविड 30 वर्ष का था, इसलिए बीमा कंपनी ने डेविड की बिना मेडिकल जांच कराए उसे पॉलिसी जारी कर दी। पॉलिसी जारी करने के कुछ वर्ष बाद डेविड का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डेविड अच्छा न हो सका, अगले कुछ दिनों में मर गया। जीवन बीमा कंपनी को दावा दिया गया। डेविड के नामित नॉमिनी को आश्चर्य हुआ क्योंकि जीवन बीमा कंपनी ने दावा अस्वीकार कर दिया। अपनी जांच में बीमा कंपनी ने पाया था कि पॉलिसी के लिए आवेदन किए जाने के समय से ही डेविड मधुमेह से पीड़ित था और उसने यह तथ्य जानबूझकर छुपाया था, इसलिए बीमा अनुबंध अमान्य घोषित कर दिया गया और दावे को अस्वीकार कर दिया गया। अब कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं जिनकी खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि जोखिम कम करने के लिए लागू किए गए उपाय। अगर कोई फायर इंश्योरेंस ले रहा है और उसने अपने बिल्डिंग में अग्निशामक लगाया है तो इसकी अग्निशामक की स्थिति इंश्योरर को बताने की जरूरत नहीं है, बीमा कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा है वे तथ्य जिनकी जानकारी बीमित को नहीं है या फिर अनभिज्ञ। अगर मान लीजिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति है जो हाई ब्लड प्रेशर है से पीड़ित है, लेकिन पॉलिसी लेते टाइम उसको पता नहीं है, क्योंकि ऐसी बीमारियां आपको तुरंत पता नहीं चलती है जब तक कि उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराया जाए। तो उस टाइम पे उसे पता नहीं था, तो इसे अगर वो उसे अनभिज्ञ है तो इसे गैर प्रकटीकरण नहीं माना जाएगा और आप पे कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और कुछ ऐसी जानकारियाँ उचित परिश्रम के द्वारा जिसकी खोज की जा सकती है, मतलब उसमें ज़्यादा उसको इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, हर बारीक एवं महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि जोखिमांकक को कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है तो वो ऐसी जानकारी लेने के लिए सचेत रहते हैं। आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी बीमाकर्ता या कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। अगला है कानूनी मामला।
आपको बीमा कंपनी को कानूनी मामला बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि सभी को देश के कानून के बारे में पता है। अगर आप कोई गोडाउन का इंश्योरेंस कराते हैं, विस्फोटकों के भंडारण के बारे में नगर पालिका का कानून, तो नगर पालिका का उस पर अलग से कानून इम्पोज होता है, तो वो कानून बीमा कंपनी को भी पता है और पॉलिसी होल्डर को भी पता है। तो ये बीमा कंपनी को आपको इन्फॉर्म करने के बारे में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जिसके बारे में बीमा करता है, बीमा कंपनी उदासीन हो, अगर कोई चीज़ का डिमांड नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन का डिमांड नहीं कर रहा है बीमा कंपनी, तो उसे देने की जानकारी नहीं है। और इस जानकारी को अगर छुपाया भी गया है तो बीमा करता बाद में इस आधार पर मुकर नहीं सकता कि उत्तर अपूर्ण थे। जैसे कि उदाहरण है, श्री राजन ने 15 वर्ष की अवधि के लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी ली है। पॉलिसी लेने के 6 वर्ष बाद श्री राजन को कोई हृदय संबंधी बीमारी आती है और वे शल्य चिकित्सा होता है, उसका मतलब सर्जरी होता है। श्री राजन को इस तथ्य को बीमाकर्ता को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे बीमा पॉलिसी लेने के बाद में यह समस्या आई है। अब आगे है परम सद्भाव का उल्लंघन कैसे हो सकता है, अटमोस्ट गुड फेथ का उल्लंघन कैसे हो सकता है। अब हम उन परिस्थितियों पर विचार करेंगे जो परम सद्भाव के उल्लंघन में शामिल हो सकती है। इस प्रकार का उल्लंघन या तो गैर प्रकटीकरण या गलत बयानबाजी से पैदा हो सकता है। तो परम सद्भाव का उल्लंघन सबसे पहला है गैर प्रकटीकरण। अगर आप कोई भी तथ्य छुपा रहे हैं, कोई भी तथ्य प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो इससे परम सद्भाव का उल्लंघन होता है। आपने गलत बयानबाजी की है, आपने गलत तथ्य दिए हैं, जैसे धोखाधड़ी, आपने धोखा दे करके कोई पॉलिसी लिया, जैसे आपको कोई बीमारी है और आपको पता है और आप वो बीमा कंपनी को नहीं बता रहे हैं, इस तरह से आपने पॉलिसी ली है, या फिर आपने कोई भी इम्पोर्टेंट तथ्य छुपाया है। तो ये सारे कारण परम सद्भाव का उल्लंघन के लिए कारक हो सकते हैं। अब आगे है बीमा हित। बीमा हित क्या है, तो बीमा हित के बारे में जानते हैं। बीमित का वो हित जो उसके घर में या पैसों में या उसके जीवन में या फिर परिवार के सदस्य के जीवन में होता है, उसे बीमा हित कहते हैं। बीमा हित की उपस्थिति बीमा अनुबंध को कानून के तहत वैध और लागू करने योग्य बनाती है। हमने बीमा हित के बारे में जाना, अब हम ये जानेंगे बीमा योग्य हित क्या क्या होती है। तो बीमा योग्य हित है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक आदमी है, उसके लिए बीमा योग्य हित क्या क्या है। सबसे पहले इसकी संपत्ति, जैसे इनका मकान या फिर इसका कार, एवं है उसका उसके स्वयं का लाइफ, उसकी वाइफ का लाइफ, और उसके उनके बच्चों का लाइफ, या फिर इनके माता पिता और या उनका लाइफ हो सकता है। तो ये सारे किसी भी एक व्यक्ति के बीमा योग्य हित हो सकते हैं। अब आगे हम इस वीडियो में क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है। रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जिसकी बारीकियों की उसे जानकारी नहीं है। रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे मार डालेगा। तो मार डालना एक दबाव का उदाहरण है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसे मार डालेगा। तीसरा ऑप्शन है, रमेश अपनी प्रोफेशनल वरिष्ठता पद का प्रयोग करते हुए महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लेता है। चौथा है, रमेश गलत जानकारी देते हुए अनुबंध पर महेश से हस्ताक्षर करवा लेता है। तो इसका ऑप्शन 2 ही सही होगा, क्योंकि ये दबाव का एक उदाहरण है। और ये तीसरा ऑप्शन अनुचित प्रभाव का उदाहरण है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता है। रमेश का घर का बीमा करवा सकता है रमेश की पत्नी, उसका ही बीमा रमेश करवा सकता है। रमेश के मित्र, रमेश अपने मित्र का बीमा नहीं करवा सकता है। रमेश के माता पिता, रमेश अपने माता पिता का भी बीमा करवा सकता है, लेकिन रमेश अपने मित्र का बीमा नहीं करवा सकता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है। प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रतिफल, स्वतंत्र सहमति, अनुबंध के लिए पक्षों की क्षमता। तो इसका ऑप्शन प्रतिफल होगा, क्योंकि प्रतिफल में ही आप ये डिसाइड होता है कि जो भी बीमित है, जो यानी पॉलिसी होल्डर है, उसको कितने रुपए का फ़ायदा होगा या फिर किस तरह का फ़ायदा होगा। तो आपके फ़ायदे पर ही आपका प्रीमियम डिपेंड करता है, पॉलिसी का प्रीमियम डिपेंड करता है। तो इसका आंसर 2 होगा, प्रतिफल।
डैश गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ी पूर्ण इरादे से दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन एक गलत बयानबाजी होगा। गलत बयानबाजी ही गलत बयान से संबंधित है। योगदान, प्रस्ताव और निवेदन, ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन एक सही है, गलत बयानबाजी। अगला क्वेश्चन है, डैश में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है। धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, दबाव और गलती। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, क्योंकि आपराधिक साधनों मतलब कि मान लीजिए कोई एक गन दिखा करके, बंदूक दिखा करके किसी से ज़बरदस्ती बीमा पॉलिसी लेने के लिए कहता है, तो ये एक दबाव है। तो आपराधिक साधन से ऑप्शन 3 सही होगा, दबाव। चौथा क्वेश्चन है, जीवन बीमा अनुबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? वे मौखिक अनुबंध होते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते, ये गलत है। वे मौखिक अनुबंध होते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं, ये भी गलत है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार वे दो पक्ष, बीमाकर्ता और बीमित, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में अनुबंध है। तो ऑप्शन 3 ही सही होगा इसका, ऑप्शन 3 सही होगा। चौथा है, वे दाव शर्त लगाना अनुबंध के समान है। दाव शर्त लगाना ये नहीं है, ये कोई शर्त नहीं लगता है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी के बीच में। तो ऑप्शन 3 सही होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से ये अनुबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है? पैसा, संपत्ति, रिश्वत, आभूषण। तो रिश्वत जो है एक वैध प्रतिफल, रिश्वत चूंकि कहीं भी वैध नहीं है, तो इसका ऑप्शन 3 ही सही होगा कि रिश्वत वैध प्रतिफल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य नहीं है? व्यवसाय मालिक, व्यवसाय मालिक नहीं होगा। नाबालिग, गृहिणी और सरकारी कर्मचारी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाबालिग ही अपना जीवन बीमा नहीं ले सकता है। नाबालिग का जीवन बीमा उसके पेरेंट या गार्जियन करते हैं, जो कि प्रोपोजर होते हैं। तो नाबालिग अपना अनुबंध नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है? 1 नंबर ऑप्शन, बीमा प्रस्ताव फर्म में ज्ञात चिकित्सा स्थिति के बारे में नहीं बताना। तो ये परम सद्भाव सिद्धांत को नहीं बताता, ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है, बीमा प्रस्ताव फर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करना, ये भी सिद्धांत को नहीं बताता है। बीमा प्रस्ताव फर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना, ये परम सद्भाव का एक उदाहरण है। ऑप्शन 3 सही होगा। समय पर प्रीमियम भुगतान करना, प्रीमियम भुगतान तब होता है जब आपका पॉलिसी हो जाए, लेकिन परम सद्भाव आपको पॉलिसी लेने के टाइम पे दिखाना पड़ता है। तो ये चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन सही होगा, सही तथ्यों का खुलासा करना, ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। अगला क्वेश्चन है, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना, ये सही है। इसे पूछ रहा है क्वेश्चन, सही नहीं है। पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, ये भी सही है, ये भी सही है। मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, मित्र एक दूसरे का बीमा नहीं ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना, नियोक्ता भी अपने कर्मचारियों का बीमा करवाते हैं, तो ये ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 3 सही है। जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है? बीमा कराते समय, दाव लगाते समय, दावे के समय। जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित होना आवश्यक नहीं है, या तो पॉलिसी लेते समय या दावे के समय। नहीं, जीवन बीमा योग्य हित बीमा कराते समय विद्यमान रहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में आपका बीमा योग्य हित नहीं है उस चीज़ का बीमा आप नहीं करवा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिदृश्य में मृत्यु के नज़दीकी कारण का पता लगाएं। घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जल में मतलब पानी में पड़े रहने के कारण, जहाँ पे वो गिरता है तो उसकी पीठ टूट जाती है, वहाँ पे पानी होता है। तो जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर वह निमोनिया के कारण मर जाता है। तो इसमें उसके मृत्यु का कारण पता लगाएं। तो इसमें निमोनिया, टूटी हुई पीठ, घोड़े से गिरना, शल्य चिकित्सा। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा, इसका मृत्यु का कारण होगा घोड़े से गिरा,
गिरना, क्योंकि जब तक वो घोड़े से नहीं गिरा तब तक उसकी पीठ नहीं टूटी, और पीठ नहीं टूटी तो उसे निमोनिया नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ तो उसे शल्य क्रिया नहीं किया गया, और शल्य क्रिया नहीं कराया जाता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। मतलब अगर वो घोड़ा से नहीं गिरता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा।